हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, निबंध की श्रृंखला में आज एक नया निबंध लोकतांत्रिक भारत में वंशवाद पर हम लोग चर्चा करेंगे और जानेंगे इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारत में लोकतंत्र की सुदीर्घ परंपरा रही है। वैदिक कालीन सभा समिति से प्रारंभिक परंपरा का निर्देशन इतिहास के अनेक कालखंडों में उपलब्ध होता है, किंतु राजतंत्र और सल्तनतों का लंबा दौर भी इतिहास का सच है। किसी भी देश की संस्कृति एक सुदीर्घ कालक्रम के अनेकानेक तार्किक एवं अतार्किक तत्वों से निर्मित होती चलती है। शासन व्यवस्था के प्रारूप से लेकर जनसाधारण की जीवन शैली तक इसी में समाविष्ट है। जब हम भारतीय लोकतंत्र में वंशवाद की जड़ों की बात करते हैं तो भूतकालीन समस्त सूत्रों के साथ एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण एवं पड़ताल की आवश्यकता होती है। राजनीति और समाज परस्पर अंतर्निर्भर इकाइयां हैं। वंशवाद स्वयं में एक अलोकतांत्रिक शब्द है और भारत, जिसे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, वंशवाद का दंश झेल रहा है। अंग्रेज सरकार से पहले राजाओं, शासकों, नवाबों का समय था। राजा का बेटा ही राजा बनेगा, यही व्यवस्था थी, या वो व्यक्ति राजा बनता था जो राजा का वध करे या किसी षड्यंत्र के तहत उसे राजगद्दी से हटा सके। राजतंत्र की इस व्यवस्था में कुछ लोग शामिल हो सकते थे, एक वो जो कि षड्यंत्रकारी थे या वो जो राजघराने में जन्मे थे। सामान्य जनता इन सब प्रपंचों से दूर रहती थी। कदाचित यह व्यवस्था भारतीयों के मन मस्तिष्क में इतने गहरे तक उतर गई है कि आज के दौर में भी सामान्य व्यक्ति स्वयं को राजतंत्र से अलग थलग रखना ही हितकारी समझता है। और जब सामान्य व्यक्ति ही राजतंत्र से अलग हो तो सत्ता पर काबिज परिवारों की तो मौज ही आ जाती है। जो व्यक्ति आज मंत्री है उसका पुत्र भी मंत्री होगा और फिर समय आने पर पुत्र का पुत्र भी, और यदि सब सही रहा तो ये परंपरा आगे की पीढ़ियां भी निभाएंगे। ये भारत के लोकतंत्र का एक कटु सत्य है। वंशवाद सत्ता लोलुप परिवारों के लिए एक वरदान साबित हुआ। पिता ने अपने जीवन काल में भ्रष्ट गतिविधियों से जितना धन कमाकर अपना साम्राज्य खड़ा किया, उस साम्राज्य के विस्तार का कर्तव्य पुत्र ने पूरा किया, और यदि पुत्र राजनीति में निपुण न हो तो सत्ता में लिप्त पूरा परिवार पर्दे के पीछे से सब संभाल लेता है और देश की जनता को यह दिखाया जाता है कि मंत्री जी का पुत्र भी मंत्री जी की तरह ही देश की सेवा में पूरी तरह संलग्न है। जब तक सत्य सामने आने का समय होता है, पुत्र राजनीति सीख चुका होता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए नए अवसरों के निर्माण में लग जाता है। वंशवाद को संबल प्रदान करने में भारतीय समाज ने बड़े ही उदार हृदय से कदम बढ़ाए हैं। यदि किसी मंत्री का पुत्र न हो तो उसने अपनी आधुनिकता को बढ़ावा देते हुए अपनी पुत्रियों को वही स्थान दिया जो एक पुत्र को दिया जाता है। इस प्रकार वंशवाद की बेल को सदैव हरा भरा रखा गया। चिरकालीन धारणा है कि राजनीतिक दासता से संघर्ष कर एकाएक मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, किंतु मानसिक दासता से मुक्ति प्राप्त करने में एक लंबी कालावधि लगती है। स्वतंत्रता के पश्चात आरंभ राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से यह धारणा विकसित हुई कि पश्चात ढंग की राजनीतिक संस्थाओं एवं लोकतांत्रिक मूल्यों को अंगीकार करने के फलस्वरूप वंशवाद जैसी परंपरा का अंत हो जाएगा, किंतु स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात भी यह परिवर्तित स्वरूप में अनवरत रूप से बढ़ता गया। स्वाधीनता के 70 वर्ष के उपरांत भी यह तथ्य विचारणीय है कि लोकतांत्रिक भारत में वंशवाद की जड़ें आखिर इतनी गहरी कैसे हो गई। बीते समय की कटु यादों को अपने मन मस्तिष्क में संजोकर भारत के संविधान निर्माताओं ने देश में एक ऐसी शासन व्यवस्था की आधारशिला रखी जिसमें देश के समस्त नागरिकों के राजनीतिक अधिकार समान हों। इस हेतु सार्वभौम वयस्क मताधिकार पर प्रणाली पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था का अंगीकरण किया गया, जिसमें सभी की राजनीतिक सहभागिता सुनिश्चित हो सके तथा देश वास्तविक अर्थों में जनता के लिए, जनता के द्वारा की आदर्श उक्ति को सिद्ध करने वाला लोकतंत्र बने। संविधान के आदर्शों एवं लोकतांत्रिक मूल्यों से पृथक हम देखते हैं कि अभी भी भारतीय समाज परंपरागत एवं आधुनिक मूल्यों के संक्रमण से ग्रस्त है। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता, अतः राजनीति भी इससे अछूता नहीं रही। आज राजतंत्र के समान वंशवाद का स्वरूप भले ही न रहा हो,
तथापि वंशवादी प्रवृत्ति न केवल कायम है अपितु लोकतांत्रिक धारा के मध्य पल्वित एवं पुष्पित भी हो रहा है। लोकतांत्रिक भारत में वंशवाद की झलक हमें राजनीति के समस्त स्तरों पर दृष्टिगोचर होती है। केंद्र में 3 दशक तक सत्तासीन रहने वाले नेहरू गांधी परिवार की चौथी पीढ़ी भी राजनीति में कूद पड़ी है। राज्यों में क्षेत्रीय छत्रप भी अवसर को भुनाने में पीछे नहीं रहे। लाभ एवं भय की प्रेरणा ने राजनीति में क्षेत्रवाद एवं सामंतवादी शक्तियों को सक्रिय बनाया और यह संकीर्ण दृष्टिकोण सनाई सनाई कालांतर में वंशवाद का एकमात्र अभिकर्ता बना। क्षेत्रीय नेतृत्वों के उभार ने लोगों के इस भय का लाभ उठाया है कि उन्हें विकास के अवसर किस प्रकार प्राप्त होंगे, कहीं उनकी क्षेत्रीय पहचान विलुप्त तो नहीं हो जाएगी। अतः विभिन्न क्षेत्रों में पहचान बनाने वाले क्षत्रपों की पीढ़ियाँ इसी कार्य में लगी हुई है। एक लंबे समय से संघर्षशील परिवारों की विभिन्न खेपों को स्वीकार करना जनसाधारण की व्यवस्था है। जम्मू एवं कश्मीर राज्य में अब्दुल्ला परिवार की चौथी पीढ़ी भी राजनीति में अपना स्थान सुनिश्चित करने की दिशा में तत्पर है। भारत में कुछ राजनेताओं के परिवार लोकतांत्रिक भारत में राजघरानाओं के रूप में स्थापित हो गए हैं। राजनेताओं ने पारिवारिक मोह के चलते अपने पुत्र पुत्रियों और संबंधियों को पार्टी संगठन एवं सत्ता में उच्च पद प्रदान करके अवसर की समानता, विशेषाधिकारों का अंत जैसी लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक आदर्शों की खुलकर धज्जियां उड़ाई है। लोकतंत्र की आत्मा और भावना हेतु कोई शुभ संकेत नहीं है कि राजनीतिक व्यवस्था पर मुट्ठी भर राजघरानाओं का ही वर्चस्व हो। वर्तमान के राजनीतिक दलों में ही से शायद ही कोई ऐसा दल दिखलाई पड़े जिससे वंशवाद का बोलबाला न हो। कितने ही भ्रष्टाचार के मामले में जिन लोगों के नाम उजागर होते हैं वो किसी न किसी प्रकार से मंत्रियों के परिवारजन या संबंधी होते हैं। पुत्र न हो तो भाई, भाई न हो तो भतीजा, और यदि भरा पूरा परिवार हो तो पुत्र, पुत्रवधू, पुत्री, दामाद, भाई भतीजे सभी को सत्ता का सुख प्राप्त हो जाता है। ऐसे भी मामले सामने आए हैं कि मंत्री जी जेल यात्रा के दौरान अपनी अनपढ़ पत्नी को अपनी सत्ता सौंप गए और जेल यात्रा के पश्चात आकर अपनी सत्ता, अपना काम, राज का संभाल लिया। वंशवाद ने भारतीय राजनीति में सही गलत, नैतिक अनैतिक, तार्किक अतार्किक सभी दृष्टिकोणों को विकृत कर दिया। भारत में राजनीति से अधिक धन, बल, सुख देने वाला कोई अन्य व्यवसाय है ही नहीं। इसलिए मंत्रियों की अगली पीढ़ी भी राजनीति को व्यवसाय के रूप में सहर्ष स्वीकार करती है। कुछ राजनेताओं द्वारा वंशवाद के औचित्य को सिद्ध करने हेतु यह तर्क दिया जाता है कि यदि एक डॉक्टर का पुत्र डॉक्टर और एक वकील का पुत्र वकील हो सकता है तो एक राजनेता का पुत्र राजनेता क्यों नहीं बन सकता, इसमें क्या बुराई है। इसके प्रत्युत्तर में यह कहा जा सकता है कि एक डॉक्टर के पुत्र को डॉक्टर बनने के लिए अथवा एक वकील के पुत्र को वकील बनने के लिए कड़ी शैक्षिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए उसे दिन रात एक कर एड़ी चोटी का जोर लगाकर तैयारी करनी पड़ती है तथा क्रमशः MBBS अथवा LLB की डिग्री प्राप्त करनी पड़ती है। तभी डॉक्टर का पुत्र डॉक्टर या वकील का पुत्र वकील बन सकता है, अन्यथा नहीं। किंतु दूसरी ओर एक राजनेता के पुत्र को राजनीति में आने के लिए किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि देश में राजनेताओं के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित नहीं है। एक अंगूठा टेक अनपढ़ व्यक्ति भी राजनीति कर सकता है। इसके अतिरिक्त एक अन्य आपत्तिजनक पक्ष इस राजनेताओं द्वारा अपने लाडलों को राजनीति में उतारना है। कुछ नेता अपने सपूतों को राजनीति में स्थापित करने हेतु जिस प्रकार अपनी पहुंच और सौदेबाजी का नग्न खेल खेलते हैं, आपत्ति इसमें है। वंशवाद को प्रोत्साहित करने का संपूर्ण दोष राजनीतिज्ञों को देना भी पूर्णतः उचित नहीं होगा। इसके पीछे भारतीय जनमानस का दासबोध भी कम उत्तरदायी नहीं है। हजारों वर्षों की राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, फिर अंग्रेजों के अधीन दास्ता ने उसने मानसिक रूप से इतना कमज़ोर बना दिया है कि वह अब इससे उबर नहीं पाया है। यह मानसिक दास्ता हमें इस तरह से जकड़े हुए है कि 21वीं सदी के लोकतांत्रिक वातावरण में भी हम पार्टी संगठन एवं सत्तासीन राजनीतिज्ञों के पुत्र पुत्रियों में देश के भावी शासक की ही झलक देखते हैं। ऐसा भी नहीं है कि राजनीतिक विरासत से पृथक नेताओं ने राजनीति में कोई स्थान नहीं बनाया हो, किंतु इसके लिए उन्हें कठोर संघर्ष और लंबी प्रतीक्षा के दौर से गुजरना पड़ा। विश्व के इस सबसे बड़े लोकतंत्र की अक्षुण्णता तभी बनी रह सकती है जब जनता की इसमें सक्रिय सहभागिता एवं सतत जागरूकता हो।
जब तक भारत की जनता भारत के भूत, वर्तमान और भविष्य से स्वयं को जोड़कर नहीं देखेगी, तब तक वर्तमान का लाभ उठाने वाले सत्तालोलुप नेताओं के तथा उनके पुत्र पौत्रों के जीवन में बिना किसी संघर्ष के धन, बल, सत्ता का बना रहना अत्यंत सरल कार्य रहेगा। परंतु जैसे ही भारत की जनता ने स्वयं को भारत से जोड़कर देखना शुरू कर दिया और ये जानना शुरू कर दिया कि उनके द्वारा किया गया कोई काम भारत के हित में या हित में होगा और प्रत्येक व्यक्ति भारत के वर्तमान और भविष्य के निर्माण में पूर्ण उत्तरदायी है, वह स्वयं को राजनीति से अलग नहीं रखेगा, तब भारत की जनता ही भारत के राजतंत्र को आकार देगी। वंशवाद की बेल स्वयं ही निर्मूल होकर सूख जाएगी और वो लोग आगे आएंगे जो सृजनात्मक होंगे, लोभी नहीं। तो ये टॉपिक यहीं तक, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।